8th January 2022. The baton of forest restoration in the net zero race. फॉरेस्ट कवर तो इंडिया का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो फॉरेस्ट हैं वो डिग्रेड हो रहे हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी बेकार हो रही है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन क्यों होता है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट पे लोग एंक्रोच कर लेते हैं, या ओवर ग्रेजिंग होती है कैटल द्वारा, लोग लकड़ी बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं, जिनकी वजह से फॉरेस्ट की क्वालिटी बेकार हो जाती है। इसलिए अगर हमें फॉरेस्ट को रीस्टोर करना है, उनकी क्वालिटी मेंटेन करनी है या उनको रीस्टोर करना है, तो उसके लिए लोगों का, वहाँ के लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन, उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में कहा गया था कि फॉरेस्ट का यूज़ हमें करना चाहिए आसपास के लोगों की भलाई के लिए, उनको इन्वॉल्व करके। इसीलिए 2 साल बाद 1990 में आया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस। तो उन गाइडलाइंस के बेसिकली जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और वहाँ के लोकल लोगों में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि लोकल लोग फॉरेस्ट को बचाएंगे, कोई भी वहाँ पे इलीगल डिफॉरेस्टेशन नहीं करेगा, लोग फॉरेस्ट का ख्याल रखेंगे। एंड बदले में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को ऑक्शन वगैरह करता है, जो पैसे आएंगे उस पैसे को शेयर किया जाएगा लोकल लोगों के साथ। तो इस वजह से, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अराउंड 1.2 लाख जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ बनी थी, जिन्होंने करीब 25 मिलियन हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट का ध्यान रखा। लेकिन ये मैक्सिमम कमिटीज़ बनी थी, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए रहा था क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे कि वर्ल्ड बैंक, उनके थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स फाइनेंस किए गए थे। उन प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ बनी थी, जो कि सक्सेसफुल रही। जब जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट फिनिश होते रहे, फाइनेंसेस आने बंद हो गए, वैसे वैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ भी वीक होती रही। और इसलिए आज की डेट में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो ये कमिटीज़ होती हैं, लोकल लोग होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, अब पार्टिसिपेशन नहीं रह गया है, अब सिर्फ एक कंसल्टेशन रह गया है। अब वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिकॉज प्रॉपर फंडिंग मैकेनिज्म खत्म हो चुका है। इसलिए हमें फिर से एक नई पॉलिसी की ज़रूरत है, एक नई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की ज़रूरत है। फंडिंग मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करने चाहिए ताकि लोकल लोग फिर से पार्टिसिपेट करें फॉरेस्ट को बचाने में। अगर हम फॉरेस्ट की क्वालिटी मेंटेन रखेंगे, तभी हम 2070 वाला नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव कर पाएंगे। अ सीरियस लैप्स। भारत के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लैप्स एक सीरियस इशू है, क्योंकि पहले भी बहुत बड़े लीडर्स असैसिनेट हो चुके हैं, जैसे महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एक्स प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कुछ अहम क्वेश्चंस होंगे जांच में जिन पर पूरा ध्यान होना चाहिए, जैसे कि किसने डिसीजन ले लिया कि प्रधानमंत्री 100 किलोमीटर रोड से ट्रैवल करेंगे, 2 घंटे तक वो रोड पे रहेंगे, एंड इतना लंबा काफिला होता है, सबको दिखाई देता है कि कौन जा रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। जो भी लूप होल्स वगैरह हैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में, उनको फिल करो। पॉलिटिकल ब्लेम गेम में मत जाओ, बिकॉज अक्सर क्या होता है जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है तो प्रॉपर क्रेडिबल प्रूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बात बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है वो वाली बात नहीं है, बात ये देश का प्राइम मिनिस्टर है, उनके सिक्योरिटी में कोई दिक्कत है, राइट? क्योंकि अदरवाइज 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को वेट नहीं करना पड़ता, राइट? यानी कुछ ना कुछ तो कमी रही है कहीं ना कहीं पे, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं पीएम के ट्रैवल के, उनको सुधरना चाहिए। एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको सरकार को देखना चाहिए। डिड यू नो वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल, जिनको हम सरदार पटेल कहते हैं, उनको सरदार टाइटल किसने दिया था? बरदौली सत्याग्रह में उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, इसीलिए उस सत्याग्रह की सक्सेस के बाद वहाँ की विमेन ने उनको सरदार का टाइटल दिया था।